नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूरोपियन यूनियन की या यूरोपीय संघ की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, ये जो आपको 12 सितारे दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ किस उद्देश्य से गठित हुआ था, यूरोपीय संघ वर्तमान समय में क्या भूमिका निभा रहा है, यूरोपीय संघ में कौन कौन से देश हैं, इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा या पहले कभी आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके पश्चात पूरी दुनिया एक भयंकर खौफ के माहौल में जी रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही जब यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, तब यूरोप की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से एक प्रयास किया गया और उसी प्रयास में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। हम इन सब बातों पर आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ संक्षिप्त घटनाएं, फिर हम यूरोपीय संघ की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच में इस विश्व युद्ध के दौरान उस समय की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो सभी एक दूसरे के विरुद्ध थी। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अंतांत के नाम से दो गुट बने हुए थे। दोनों गुटों के बीच में लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में ट्रिपल अलायंस फाइनली पराजित हुए और ट्रिपल अंतांत विजित हुए। यानी कि जो गुट रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का था, वह इस विश्व युद्ध में विजयी हुआ और इस विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 1920 में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ स्थापित किया गया था, लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इसलिए लगभग 20 वर्षों के पश्चात एक बार फिर से हमें दूसरा विश्व युद्ध देखना पड़ा। तो जब हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक, फ्रॉम 1939 टू 1945। ये जो युद्ध चला था, ये पहले युद्ध की अपेक्षा कहीं ज़्यादा घातक था, क्योंकि इस युद्ध में दुनिया ने पहली बार एक ऐसा महाविनाश देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये विनाश था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और उस परमाणु बम के पश्चात जो वहाँ पर महाविनाश हुआ, उस महाविनाश ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। इस युद्ध में दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो बड़े गुट थे जिनके बीच में यह युद्ध चला था। यूरोप के लगभग सभी देश इन गुटों में किसी न किसी एक गुट में शामिल थे। इसलिए ये जो विनाश लीला आपने देखी, ये सब कुछ यूरोप की धरती पर हुई थी। हालांकि इसमें यूरोप के अलावा दूसरे महाद्वीपों के देश भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से जो ये युद्ध लड़ा गया था वो यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। इसलिए यूरोप में सबसे अधिक प्रभाव दिखाई दिया, यूरोप पर इसका सबसे अधिक दुष्परिणाम दिखाई दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसके बाद दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन बनने का भी एक दौर प्रारंभ हुआ। जब हम क्षेत्रीय संगठनों की बात करते हैं तो इस दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया गया था, वो कदम उठाया गया था यूरोपीय संघ के रूप में। तो यहां पर हम बात करेंगे यूरोपीय संघ, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन जिसकी स्थापना
यूरोप के देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के सहयोग से। यूरोपीय संघ के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आसियान, दक्षेस जैसे क्षेत्रीय संगठन भी समय समय पर स्थापित किए गए। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसको कहा जाता है, सार्क जो कि दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। इनका भी उद्देश्य था दक्षिण एशिया के देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना। आसियान का उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना। तो इस तरह से यहाँ से एक दौर प्रारंभ हुआ जब अनेक क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की गई। हालांकि इसी क्रम में अफ्रीकी यूनियन का भी गठन किया गया और भी अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग रीजन थे वहाँ पर रीजनल संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो स्थापित किए गए थे। हम इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशंस में से आज की इस क्लास में जो चर्चा करेंगे तो हमारी चर्चा होगी यूरोपीय संघ पर। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूरोपीय संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के लगभग सभी देश भाग ले रहे थे। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दो महागुट बने थे। एक तरफ था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस इत्यादि। जबकि धुरी राष्ट्र दूसरा गुट बना हुआ था, धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनमें जर्मनी, जापान और इटली, इन तीन देशों की धुरी थी ये, इसलिए इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े यूरोप के देश इसमें शामिल हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली। जापान एशिया का देश है और अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। लेकिन इन देशों के साथ साथ यूरोप के लगभग सभी देश शामिल थे। इस समय जब यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, पूरी तरह से चौपट हो गई थी, तो ये दौर था शीत युद्ध का दौर। इस समय शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर 1991 तक। यह शीत युद्ध दो विचारधाराओं का द्वंद्व था। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी तो दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, तो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साम्यवादी खेमे में शामिल करना प्रारंभ कर दिया था और यह एक चिंता का विषय था पूंजीवादी देशों के लिए, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि सोवियत संघ ने साम्यवाद के प्रचार और प्रसार का बिगुल बजा दिया था। अगर समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूंजीवादी देश नहीं जगते तो हो सकता है कि ये पूरे पश्चिमी यूरोप के अंदर साम्यवाद फैल चुका होता। पूर्वी यूरोप में फैल चुका था, अब पश्चिमी यूरोप बाकी था। तो पश्चिमी यूरोप को साम्यवाद के प्रचार और प्रसार से बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक मुहिम छेड़ी, एक योजना बनाई जिसे मार्शल योजना कहकर के पुकारा जाता है। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो मार्शल योजना है, इस मार्शल योजना के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक ढांचे को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम, एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया। यह आर्थिक सहायता लगभग 13.2 बिलियन डॉलर की थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये 13 खरब डॉलर की आर्थिक सहायता थी और यह आर्थिक सहायता लगभग 5 वर्षों के लिए थी, 1947 से लेकर 1952 तक यह आर्थिक सहायता देनी थी और यूरोप के देशों के अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाना था। इसी उद्देश्य से
ये जो यहाँ से यूरोप का पुनर्निर्माण का एक दौर प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी 1948 से 1948 में, जब यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से जोड़ने का, यूरोप में भी स्पेशली पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। आर्थिक सहयोग संगठन जहां एक और आर्थिक रूप से इन देशों को जोड़ने का एक प्रयास था, वहीं 1949 में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया और यूरोपीय परिषद जो थी वो राजनीतिक रूप से इन देशों को आपस में जोड़ने का एक प्रयास था। तो पहला प्रयास था आर्थिक रूप से जोड़ने का, दूसरा प्रयास था राजनीतिक रूप से जोड़ने का। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम शॉर्ट में EEC कहकर पुकारते हैं, EEC। तो EEC का गठन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय जिसको कहा जाता है, यह अगला कदम था आर्थिक रूप से इन देशों को एक बार फिर से मजबूती से जोड़ने का एक प्रयास, जो कि 1957 में किया गया था। 1992 वह दौर है, वह समय है जब यूरोपीय देशों ने अपनी एकजुटता को दिखाते हुए यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना की। इस हेतु maastricht संधि पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। किस संधि पर हस्ताक्षर किए? maastricht संधि पर। maastricht संधि, इस पर 12 देश जिन्होंने की हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ को जन्म दिया। और इन देशों ने आगे चलकर के अपनी एक समान मुद्रा, जिसको यूरो कहा जाता है, उसको अपनाने का निश्चय किया। यूरो इसकी एक मुद्रा है जिसको कि 2002 में 12 देशों ने अपनाया। अगर 12 देश एक साथ में आते हैं और अपनी एक मुद्रा अपना लेते हैं, तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि ये देश आर्थिक रूप से कितनी मजबूती से जुड़ चुके थे। इनकी मजबूती हमें यहां पर भी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि न केवल यूरो को अपनाया गया था, बल्कि इन देशों की एकता दिखाई देती है। इनका अपना एक झंडा, इनका अपना एक गान, अपना एक स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो के रूप में तो थी ही। ऐसा लगने लगा कि अब ये एक देश की तरफ अग्रसर हो रहा था, महादेश। अब यूरोपीय संघ क्या बन रहा था? एक महादेश। देखिए, महादेश किसको कहा जा सकता है? छोटे छोटे देश जब मिल जाते हैं तो महादेश जैसा रूप धारण कर लेते हैं। और यहाँ तो 12 देश थे जो कि एक राष्ट्र की तरह दिखाई देने लगे थे, जिनकी मुद्रा एक हो गई थी, जिनकी विदेश नीति एक समान हो गई थी, जिनकी गृह नीति एक समान हो गई थी, जिनका अपना एक झंडा हो गया था, अपना एक राष्ट्रगान हो गया था, अपना एक स्थापना दिवस हो गया था। तो अब ये एक तरह से एक अधिराष्ट्र के रूप में दिखाई देने लगा था। अब हम यहां से यूरोपीय संघ की आर्थिक सैनिक शक्ति को समझेंगे कि यूरोपीय संघ आर्थिक क्षेत्र में कितना मजबूत हुआ है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से ही यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। यूरोपीय संघ आर्थिक दृष्टिकोण से कितना मजबूत हुआ, इसका पता इस बात से चलता है कि 2016 में 2016 में इसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहकर के पुकारते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। यहां देख सकते हैं कि $17,000 से ज्यादा था। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहां यूरोपीय संघ कितना मजबूत आर्थिक रूप से संपन्न एक संगठन बन चुका था। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनने लगी। यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका तथा चीन के साथ बराबरी के दर्जे से बातचीत करता। देखिए, आज जब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से संपन्न देशों की, तो सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है और उसके पीछे चीन एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर इन दोनों के बाद हम तीसरे में किसी को देखते हैं तो वो है यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, जैसे कि उसमें से अगर हम फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम या अन्य देशों की बात करें, ये जो देश हैं, इन देशों को अलग अलग कर देवे तो ये कहीं पर भी इन देशों के बराबर नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इनको एक दूसरे के साथ देखते हैं, इनकी मर्ज्ड अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये तीसरे नंबर पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि ये चीन और अमेरिका के साथ में बराबरी के दर्जे से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वहां पर ये एक देश के रूप में बात करते हैं।
बल्कि वहां पर ये एक संगठन के रूप में बात करते हैं। और यही कारण है कि चीन और अमेरिका जो महाशक्तियां हैं उनके बराबर का दर्जा हम यूरोपीय संघ को दे सकते हैं। ये तो बात हुई यूरोपीय संघ के आर्थिक रूप से एक सक्षम, एक मजबूत संगठन के रूप में। लेकिन अगर हम यूरोपीय संघ को एक सैनिक शक्ति के रूप में देखें तो भी वो एक बहुत बड़ी शक्ति दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स किसके पास में है? यूरोपीय संघ के पास में। अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है ही, क्योंकि अमेरिका अपने रक्षा पर दुनिया का सबसे अधिक धन खर्च करता है। मतलब दुनिया में जितने भी देश अपने रक्षा पर जितना खर्च करते हैं उनमें अमेरिका अकेला इतना खर्च कर देता है कि अमेरिका के बाद के अगर 12 देशों को मिला दिया जाए और उनके रक्षा खर्च को मिला दिया जाए तो भी अमेरिका उनसे ऊपर दिखाई देगा। तो इसका मतलब यूरोपीय संघ एक बड़ी सेना के रूप में अमेरिका के बाद एक सैनिक शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। यूरोपीय संघ का देश फ्रांस स्थायी सदस्य है। और स्थायी सदस्य कहां पर है? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई स्थायी सदस्य होता है तो उसके पास में एक शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। यूएनओ, इसमें जो इसकी सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, इस सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं जिनके पास में क्या है? वीटो पावर। और ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम आता है। इनमें ये जो देश आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, और स्थायी सदस्य होने के नाते वह पूरे विश्व की राजनीति में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर स्थायी सदस्य में कोई देश शामिल है तो जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनमें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका एक रोल, उसका एक प्रभाव दिखाई देगा। इस कारण से भी यूरोपीय संघ अपने आप को एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित करता है। अंतरिक्ष विज्ञान, संचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान रखता है। तो इस दृष्टिकोण से भी यूरोपीय संघ कितना मजबूत है आप अनुमान लगा सकते हैं। एक समय था जबकि ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटेन ने 2016 में एक जनमत सर्वेक्षण करवाते हुए ब्रेग्जिट कर लिया था। और जब से ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया है, जब से बाहर हुआ है, तब से केवल फ्रांस ही एक देश है जिसके पास में 335 के आसपास परमाणु बम है, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जो कि संयुक्त राष्ट्र, जो कि यूरोपीय संघ को ताकत प्रदान करता है। इससे पहले ताकत और ज्यादा थी क्योंकि ब्रिटेन भी उसका सदस्य हुआ करता था। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ, जहां हमें इतना मजबूत दिखाई देता है, इतना ताकतवर दिखाई देता है। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो यूरोपीय संघ को कमजोर बनाती है? हाँ, तो कुछ बातें तो है जो यूरोपीय संघ को कमजोर भी बनाती है। वो है यूरोपीय संघ के आपसी मतभेद। क्या मतभेद है? देखिए, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, और ये घटना है 2003 में, जब इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का साथ देने का निश्चय किया था, वो खड़ा था अमेरिका के साथ। लेकिन वहीं इसी यूरोपीय संघ के 2 देश, जर्मनी और फ्रांस, विरोध करते हुए दिखाई दिए। जर्मनी और फ्रांस का यह कहना था कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए इराक पर हमला कर रहा है और उसमें मदद हम क्यों करें। लेकिन ब्रिटेन उस समय उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो इससे लगा कि यूरोपीय संघ के 3 बड़े देश जिनके बीच में आपसी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर हमेशा ये चाहती थी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को यूरोपीय संघ से पृथक रखा जाए। वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था से जोड़कर नहीं रखना चाहती थी। यहां पर भी मतभेद दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्वीडन और डेनमार्क, ये 2 देश ऐसे देश थे जो कि मॉस्ट्रिस्ट संधि का विरोध कर रहे थे। उनका ये मानना था कि मॉस्ट्रिस्ट संधि जो है इन देशों की संप्रभुता को समाप्त कर देगी, जिससे यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ है। और इन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से भी आनाकानी की। तो यहां पर हमें मतभेद दिखाई दिए हैं। इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो संगठन अपने आप को देख रहा है, उसके आपसी मतभेद भी हैं। देखिए, अभी हमारा ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है।
यहां पर आप देख सकते हैं यूरोपीय एकता के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। ये जो यूरोपियन यूनियन बनी है, यूरोपियन यूनियन का गठन ऐसा नहीं है कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन स्थापित हुआ, फिर यूरोपीय परिषद का गठन हुआ और फिर उसके बाद तुरंत यूरोपियन यूनियन स्थापित हो गई 1992 में मॉस्ट्रिस्ट संधि के बाद। बीच में एक लंबा दौर चला, कैसे इसमें देश एक के बाद एक शामिल होते गए। जब यूरोपीय संघ का प्रारंभिक दौर प्रारंभ हुआ था उस समय इसमें 6 देश थे, लेकिन 1992 में जब मॉस्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए तो देशों की संख्या बढ़कर 12 तक हो गई थी और एट प्रेजेंट इसकी सदस्य संख्या 27 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से ब्रेग्जिट हो चुका है ब्रिटेन का, नहीं तो 28 होती। तो सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। कब कब ये देश इसके सदस्य बने हैं इनको हम यहां इस पड़ाव में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर अप्रैल 1951 की अगर हम बात करें, एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं पेरिस की संधि। ये देखिए, यह है पेरिस की संधि। पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस में संधि हुई थी। इस संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वो देश कौन कौन से थे? वो देश थे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन 6 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करते हुए किसको जन्म दिया? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय को। मतलब इस संधि के माध्यम से पहला स्टेप जो उठाया गया था वो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया था। इससे पूर्व 1948 और 1949 में स्टेप्स उठाए जा चुके थे, जब यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई थी, जब यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी। 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कर दिया गया। मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने एक और संधि पर हस्ताक्षर किए जो कि रोम की संधि थी। और आप देख सकते हैं कि इस रोम की संधि में 2 नए कदम उठाए गए। पहला तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो कि अभी हम ऊपर देख चुके थे, ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। और दूसरा एटमी ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई, यानी कि यूराटॉम की स्थापना की गई। एटमी ऊर्जा समुदाय का मतलब यह था कि जो आणविक शक्ति होती है ये उसका प्रयोग भी मिलकर के करेंगे, इसका प्रयोग भी ये देश अलग अलग नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए? जनवरी 1973 में इस यूरोपीय संगठन में जो 6 देश थे, अब इसमें नए सदस्यों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन एक साथ इसमें शामिल हो गए। और इनको याद रखने के लिए मैं अक्सर एक फॉर्मूला बताता हूं स्टूडेंट्स को। आप BAD, बैड को याद रखिए। बैड का मतलब होता है बुरा, बैड, BAD। B फॉर कौन सा देश आएगा? B फॉर आएगा ब्रिटेन, A फॉर आयरलैंड एंड D फॉर डेनमार्क। तो 1973 में 3 देश जो शामिल हुए थे, उन तीनों देशों के नाम याद करने का यह तरीका है। उसके बाद जून 1979 में यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, यानी कि संसद का भी गठन कर लिया गया। अब देख सकते हैं कि यह किस तरह से एक अधिराष्ट्र के रूप में बनता जा रहा है, जिसकी अपनी एक संसद भी है। जनवरी 1981 में इसमें ग्रीस, जिसको यूनान कहकर के पुकारा जाता है, उसने सदस्यता ग्रहण की। तो यहां ग्रीस को जोड़ रहे हैं, मतलब जी शामिल हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जून 1985 में एक और संधि हुई जिसे शांगेन की संधि कहा जाता है। इस संधि के माध्यम से इन देशों ने अपने सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया, यानी कि अब कोई भी देश जो यूरोपीय संघ में शामिल है वो व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से दूसरे देशों में वहां के नागरिक बिना किसी प्रतिबंधों के आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान सुगम रास्ता हो गया था यूरोपीय संघ के आर्थिक रूप से जुड़ने का। जनवरी 1986 में 2 और देश इसमें शामिल होते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहां पर जीपीएस कर लीजिए, जीपीएस जो कि आपकी एक ग्लोबल लोकेशन दिखाता है, उसे जीपीएस कहते हैं, उस सिस्टम को जीपीएस कहते हैं। अब मान लीजिए हम इसके कहें बैड जीपीएस, बैड का मतलब बुरा, जीपीएस बुरा है, जो हमें लोकेशन शो करता है, ग्लोबल लोकेशन शो करता है, वो प्रणाली खराब हो गई है। हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, तो हमें ये 6 देशों के नाम याद हो जाएंगे, 6 पहले 6 बाद में 12 देश। तो B फॉर ब्रिटेन, A फॉर आयरलैंड, D फॉर डेनमार्क 1973 में एक साथ, ग्रीस 1981 में सदस्य बनता है, और उसके बाद पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों ही 1986 में इसके मेंबर्स बनते हैं। और ये 12 देश मिलकर आगे मॉस्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर करते हैं।
अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो पूर्वी जर्मनी भी साथ आ गया। पहले पश्चिमी जर्मनी इसमें था, अब पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी एक साथ हो गए इसके अंदर। लेकिन सदस्य संख्या उतनी ही रहेगी क्योंकि दो देश नहीं है, देश एक ही है। 1992 में मॉस्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कि यूरोपीय संघ का गठन हुआ। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया। जनवरी 2002 में यूरो को इन 12 देशों ने अपना लिया, जो कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, करेंसी है। मई 2004 में देखिए कितने सारे देश एक साथ में यूरोपीय संघ के सदस्य बनते हैं। मई 2004 में एक साथ 10 देश यूरोपीय संघ के सदस्य बन जाते हैं, और ये देश सब के सब उस साम्यवादी खेमे के देश थे जो 1991 तक तो साम्यवादी खेमा था, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो ये देश सोवियत संघ से अलग होकर यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। कौन कौन से देश हैं? साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया ये दो देश भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, और इसी वर्ष स्लोवेनिया जो पहले शामिल हो चुका था उसने यूरो मुद्रा को अपना लिया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर हुए। 2012 बहुत बड़ा समय था जब यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि उसी को दिया जा सकता है जो शांति की तरफ कदम उठाए। तो यूरोपीय संघ ने अपने आप को दिखाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए प्रयास कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से एकजुटता को बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि लाना है, न कि सैनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल को खराब करना है। इसी उद्देश्य से यहां पर इसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 2013 क्रोएशिया इसका सदस्य बनता है, जो कि 28वां देश है, लेकिन जब ब्रिटेन इससे ब्रेग्जिट कर जाता है 2016 में, तो इसकी सदस्य संख्या घटकर 27 हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहां आज के इस वीडियो में आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन किस प्रकार से गठित हुआ, इसका महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये क्या भूमिका निभाता है, इन सब मुद्दों पर एक एक करके नजर डाली है। इसी प्रकार के वीडियोस में दोबारा मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।